ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। हमारे 2 लेक्चर रह गए पे प्रैक्टिकली हम इसको मूव करेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें ये जो हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था उसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे, और फिर आज हमने देखना है कि आखिर एक टर्म है जिसको हम फॉल्ट मॉडल भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो नेम है मैं उसको पेस्टिसाइड कहूँगा। पेस्टिसाइड बेसिकली अगर आप में से कोई गांव का है तो वो समझ सकते हैं कि जो खेतों के अंदर आप पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनको पेस्टिसाइड्स ही क्यों कहते हैं। तो आज ज़रा इन पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे सॉफ्टवेयर के हवाले से इन पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने जो वी मॉडल पढ़ा है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है इसको हमने लिंक अप करने की कोशिश करनी है विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। देखिए देखें, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कौन कौन सी टेस्टिंग के हमारे पास जो है ना फेजेस हैं। तो इन फेजेस को हम लोगों ने लिंक अप करने की कोशिश करनी है डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ, ताकि पता लग सके कि आखिर टेस्टिंग किन किन फेजेस के साथ एसोसिएटेड है। तो लेट्स हैव अ रीकैप के जो टेस्टिंग फेजेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो कौन कौन से थे। तो जो सबसे पहले हमने डिस्कशन की थी वो थी यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव हमने कहा था कि हमारे पास एक इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इनको हम टेस्ट करेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट किस्म के हैं। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट आया था स्टब का, मैं साइड पे लिखने की कोशिश करता हूँ जी। स्टब का कंसेप्ट आया था। स्टब हमारे पास क्या था कि आप लोग एक मेथड है, सॉरी एक यूनिट है, उसको अपनी वर्किंग के लिए दूसरे यूनिट की ज़रूरत है, मतलब वहाँ से उसको कोई डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि वो वहाँ पे वो जो डमी कॉलिंग थी वो हमने प्रोवाइड कर दी थी, डमी कोड लिख दिया था जिसमें हम उसको डमी कोड प्रोवाइड कर देते, मतलब डमी डेटा प्रोवाइड कर देते थे। वो जो हम डमी प्रोसीजर लिखते थे, डमी कोड लिखते हैं, उसको हम कहते हैं स्टब्स। तो यहाँ पे जब हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो अगर ऐसी कोई इंडिपेंडेंसी आ जाती है, डिपेंडेंसी आ जाती है दो मॉड्यूल्स में, तो जिस मॉड्यूल एग्जाम्पल हम मॉड्यूल ए को टेस्ट करना चाहते हैं, मॉड्यूल ए को टेस्ट करना चाहते हैं इंडिविजुअली, अलग से दुनिया से, लेकिन ये अपनी वर्किंग के लिए डिपेंडेंट है मॉड्यूल बी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जो मॉड्यूल बी है इसका स्टब लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लिंक अप करते करते जनाब इस पूरे सिस्टम को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। कि करता कौन है जी, ये जो काम करने वाले हैं उन साहब को या उन हजरात को हम कहते हैं डेवलपर्स। डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब यूनिट्स को इंडिविजुअली टेस्ट कर सके। अच्छा, जब हम ये काम कर चुके होते हैं तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आ जाता है वो ये है कि क्या ए एंड बी इनके बीच में इंटरफेसिंग बिल्कुल ठीक हो रही है कि नहीं। क्या ए और सी के बीच में इंटरफेसिंग बिल्कुल ठीक हो रही है कि नहीं। क्या बी और सी के बीच में इंटरफेसेस को आप सिंपल करें कम्युनिकेशन, कि ए ने जैसे भी हमें हमने देखा था बी का हमने लिखा था स्टफ। तो अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि जो बी ने ए के थ्रू डेटा प्रोवाइड करना था और ए ने डेटा वो रिसीव करना था, क्या वो ठीक तरह से कम्युनिकेट हो पा रहा है कि नहीं। तो ये जब हम काम करते हैं एक वक्त में मैक्सिमम 2 मॉड्यूल्स को या 2 यूनिट्स को हम जब लिंक अप करते हैं, जोड़ते हैं, ग्लू अप करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को इकट्ठा लिंक अप करते जाते हैं और पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फिर हमारे पास इंटीग्रेट हो जाता है। फिर थर्ड लेवल पे हमारे पास आ जाती है जिसको हम कहते हैं जी सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में हमने क्या किया था कि अब जो पूरा का पूरा अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है ये स्मॉल टीम्स हैं जो कंसेप्टिवली इन पे काम करती है। सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर क्या हुआ कि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जुड़ चुका है, ग्लू अप हो चुका है ये सारा का सारा सिस्टम। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना ये चाहते हैं कि इसको एक टेस्ट करना चाहते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को। अब कैसे करेंगे, अब हम जो यहाँ पे है कुछ ऐसे टेस्ट केस लिखेंगे और वो टेस्ट केस कहाँ से आएंगे, स्पेसिफिकेशन से। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे जो चीज़ें हमने बताई हुई थी उन पे डिपेंड करते हुए सिस्टम ये टेस्ट केस आएंगे। हम इस पूरे सिस्टम को देखेंगे। एग्जांपल है कि इस सिस्टम ने डिप्लॉय होने के बाद जो वर्किंग परफॉर्म करनी है वो सब के सब टेस्ट करके देखेंगे। उस सिस्टम टेस्टिंग के लिए बिल्कुल अलग से टीम्स सेलेक्ट की जाती हैं जो पहले सिस्टम के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, ताकि वो मैक्सिमम किस्म के इसमें अगर उसको बग्स, प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्ट्स हैं, फेलियर्स हैं, वो सब के सब आइडेंटिफाई कर सकें।
और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे इसमें कोई प्रॉब्लम निकलता है तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सिस्टम टेस्टिंग के ही लोग होते हैं। मैं सबसे पहले जो ब्लेम आता है इन्हीं पे आता है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आ जाती है। अच्छा, अब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होगा? यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर है इसको एक्सेप्टेंस के हवाले से टेस्ट किया जाएगा। मतलब जिन लोगों ने इसको यूज़ करना है, यूज़र ने इसको यूज़ करना है, वो हम उनके पर्सपेक्टिव से इसको टेस्ट करेंगे। हम अपनी टीम में से लोग ले लेंगे। अच्छा, इसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। एक को हम कहते हैं जी अल्फ़ा टेस्टिंग और दूसरे को हम कहते हैं जी बीटा टेस्टिंग। अल्फ़ा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे ही लोग हैं, वो इस माइंडसेट के साथ सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि जो माइंडसेट हो सकता है यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो व्यू पॉइंट मैंने बात की थी। अब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं खुद को यूज़र्स, और इस सिस्टम को टेस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग। और फिर जब हम नेक्स्ट फेज़ पे आते हैं वो होती है बीटा टेस्टिंग। तो बीटा टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि यूज़र के ओरिजिनल एनवायरनमेंट में ओरिजिनल हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उनसे कहते हैं जी कि इसको अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट कर लें, और जो जो इसमें आपको फॉल्ट्स एरर नज़र आते हैं हमें बताएं। अब हम उम्मीद करते हैं इसमें वो हमने इसको अपने हिसाब से टेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप हमें वो आइडेंटिफाई करें। और जब वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो सिस्टम रन होगा, रन एग्जीक्यूट होगा, उसको उसमें से प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाएगा, रिक्वायरमेंट्स को इम्प्रूव किया जाएगा, मतलब जो जो उनको जो कहा जाता है सिस्टम के बारे में वो इम्प्रूव किया जाएगा। और फिर जनाब जब सब चीज़ें ओके हो चुकी होंगी तो फिर हम उसका वर्जन 1.0 लॉन्च कर देंगे। अच्छा जी, ये थी जी टेस्टिंग फेजेस जो हमने लास्ट में बात की थी। आज का जो लेक्चर है अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा फर्दर मैं इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं थ्रू जिसको हम कहते हैं ना कि ये जो हमारे पास आ जाती है डायग्राम, क्लास डायग्राम। अब मैं ये ओरिजिनल क्लास डायग्राम तो नहीं लिख रहा, अब मैं यहाँ पे ओरिजिनल क्लास डायग्राम तो नहीं लिख रहा। बताने का मकसद है कि बेसिकली किस लेवल पे कौन सी वाली डायग्राम हमारे पास काम आएगी। तो इसके लिए अगर आप गौर करें, हमारे पास एक मेन क्लास है। ये मेन क्लास बनी है बेसिकली ए और बी के इंटरेक्शन से, इन दोनों को लिंक अप करके। अच्छा, अब हमारे पास क्लास ए है, इसमें मेथड 1 है एंड मेथड 2 है। जो मेथड 1 है वो एसोसिएट है मेथड 2 के साथ, और जो क्लास बी है हमारे पास उसके अंदर 2 मेथड है M3 एंड M4। M3 और M4 आपस में एसोसिएटेड हैं, मतलब एक ही क्लास का पार्ट है ना। अच्छा, अब M1 को अपनी वर्किंग के लिए ये एसोसिएट कर रहा, लिंक अप हो रहा है M3 के साथ, और M4 को, मतलब M1 जो है ये यूज़ कर रहा है M3 को, ये M3 इसको यूज़ कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये आपस में लिंक अप हैं कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट नंबर पे M1 और M4 आपस में एसोसिएटेड हैं, और M2 एंड M4 आपस में एसोसिएटेड हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे कहाँ पे आएगी यूनिट टेस्टिंग, कहाँ पे आएगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और कहाँ पे आएगी यहाँ पे जनाब जिसको हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। अब आप देखिए, मैं क्लास ए के अंदर मूव करूँगा। क्लास ए के अंदर जैसे हम मूव करेंगे बच्चों, तो इसके अंदर जो सबसे पहले मेथड 1 को हम इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेंगे, ये होगा यूनिट टेस्ट। M2 को हम इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेंगे, तो ये होगा जी M2 हमारे पास यूनिट टेस्ट। अच्छा, अब M1 डिपेंड कर रहा है अपनी वर्किंग के लिए M3 पे, और M1 डिपेंड कर रहा है अपनी वर्किंग के लिए M4 पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे M3 और M4 का लिख देंगे स्टब। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि हम फिर M3 को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेंगे और M4 को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेंगे। ये इस तरह से वर्किंग करेगा। अगेन वही होगा कि M3 को अपनी वर्किंग के लिए ज़रूरत है M1 की, तो लिहाजा अब फिर हम M1 का स्टब लिखेंगे, और जो M4 है उसको अपनी वर्किंग के लिए डिपेंडेंट है M2 पे, तो M2 का स्टब लिखेंगे। अब आप देखेंगे एक वक्त में सबके स्टब लिखे जाएंगे यहाँ पे। आई होप ये अब आपको आइडिया समझ आ गया। तो ये जो चीज़ हमने की है इसको हम कहते हैं जी यूनिट टेस्टिंग। ठीक हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 के ऊपर हमारे पास M1 इंटरेक्ट कर रहा है M2 के साथ,
तो हम इनके बीच में जो इंटरफेसिंग है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, इसको टेस्ट करेंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन टेस्ट की जाएगी, इसको हम कहते हैं जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इस तरह से M1 और M4 आपस में कम्युनिकेट करें तो इनको हम इंडिपेंडेंटली इनको हम बीच में इंटरेक्शन टेस्ट करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और फिर M4 और M2 इनके बीच में कम्युनिकेशन को टेस्ट करेंगे, इंटरफेसिंग को टेस्ट करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आई होप कि अब आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में समझ आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को अब आपस में इंटीग्रेट हो चुका होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो लिंक अप होगा, और वो लिंक अप होने के बाद इस मेन क्लास के फॉर्म में आ चुका है, मेन क्लास पे के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे जो हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे उसको हम कह देंगे जी सिस्टम टेस्टिंग। आई होप कि अब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर फिर भी एक्सक्यूज़ मी, अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप इसको राइट अप कर लें, और फिर इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपको इसके बारे में जो भी है वो उसका आंसर दे सकूँ। अच्छा, इसके बाद हम इसी को मैं लिंक अप करने लगा हूँ। इन सब चीज़ों को मैं ज़रा अब इरेज़ करता हूँ ताकि अब मैं आपस में चीज़ों को लिंक अप कर सकूँ। तो जनाब ये इरेज़ ऑल लीजिए। अब जैसे मैंने आपको कहा था M1, M2, M3 एंड M4 इस लेवल के ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, एग्जैक्ट देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट्स हैं। फिर M1 की इंटरेक्शन M3 के साथ, M1 की इंटरेक्शन M4 के साथ, इसी तरह से M2 की इंटरेक्शन M4 के साथ। जब इसको टेस्ट किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, उसके डेफिनेटली M1 और M2 की और M3 M4 की टेस्टिंग भी टेस्ट की जाएगी यहाँ पे। अच्छा, उसके बीच में इसके बाद भी हमारे पास ये आगे का पूरा सिस्टम यहाँ पे लिंक अप हो चुका है। तो ये जनाब पूरा का पूरा सिस्टम टेस्ट के फेज़ में से यहाँ पे गुजर चुके होंगे। और फिर डेफिनेटली सिस्टम टेस्टिंग के बाद इसी चीज़ को यूज़र टेस्ट करेगा और अपने पर्सपेक्टिव से। तो ये है जी कुछ चीज़ें मैं लिंक अप करने की कोशिश की। अब ज़रा जो नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास वो ये है कि अच्छा, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में रिकॉल कर लें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने इनको आपस में लिंक अप करना है ताकि वो लिंक अप हमारा ठीक क्रिएट हो सके। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, इस 1 मिनट में इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कर लें अपने माइंड में, फिर आगे मूव करते हैं। ओके बच्चों, अब ज़रा मैं चीज़ों को कोशिश करने लगा हूँ आपस में ज़रा लिंक अप करने की। तो अब देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले हमने देखा कि यूज़र चाहता क्या है सिस्टम के साथ, ठीक है। तो हमने जनाब इसके पर्सपेक्टिव से कहा जी कि ठीक है, ये हमारे पास यूज़र की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा कि ये बेसिकली जो है सिस्टम ये कैसे काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ से हमारे पास आ चुकी है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। तो अब जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं तो इन रिक्वायरमेंट्स को हमने लिख दिया, स्पेसिफिकेशन आ गई। स्पेसिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, उसमें हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों डिज़ाइन आ चुके होंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा जी कोड, और कोड के बाद हम करेंगे इसकी मेंटेनेंस का फेज़। ये है जी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़। मैंने इस पर कहीं भी टेस्टिंग इन्वॉल्व नहीं की, ये है डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़। हम बेसिकली लिंक अप करना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों को आपस में। अच्छा, जब ये डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हमारे पास आ चुकी होंगी तो फिर जनाब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग है। ये है जी कोड को टेस्ट किया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम कोड लेवल के ऊपर जा कर के इन सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जब हम ये काम कर चुके होंगे तो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यूनिट टेस्टिंग कोड लेवल पे हमारे पास काम। इसलिए मैंने क्या कहा था कि जो डेवलपर्स हैं वो इस चीज़ को टेस्टिंग करते हैं। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन है वो इस बात को मेक श्योर करती है कि जो डिज़ाइन जैसे किया गया था आपके कोड ने उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसी डिज़ाइन को बिल्कुल लिंक अप कर दिया है। फिर हमारे पास है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन की गई थी, ये सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली डेवलप हुआ है। तो
तो ये चीज़ इसको लिंकअप कर देती है। और फिर हमारे पास है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो यूज़र की नीड थी, जो यूज़र इस सिस्टम के साथ चाह रहा था, जो उसकी ख्वाहिश थी सिस्टम को क्या करना चाहिए, क्या वो इसके पर्सपेक्टिव से मीटअप हुई कि नहीं हुई। तो ये जो चीज़ है हमारे पास आ जाती है। आगे रिग्रेशन टेस्टिंग है, ये क्या होती है इंशाल्लाह मैं आगे इस पे काम करता हूँ। जब हम मेंटेनेंस फेज़ पे पहुँचते हैं तो फिर रिग्रेशन टेस्टिंग का काम आ जाता है। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे यूनिट टेस्टिंग आ गई, इस लेवल पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ गई, इस लेवल पे सिस्टम टेस्टिंग आ चुकी है। आई होप कि अब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी कि हमने किस लेवल पे क्या चीज़ को लेके चलना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था पहले लेक्चर में कि अगर आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लियर नहीं है, तो जो लेफ्ट में हमारे पास पार्ट है सारा का सारा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है तो टेस्टिंग तो फिर हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि अगर हो सके इसको रिवाइज़ कर लें, जो चीज़ें मसले हैं वो मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूँ इस प्रोसेस में। ओके जी, अब कुछ टेस्टिंग के टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले है कि फंक्शनल टेस्टिंग। अच्छा, ज़रूरी नहीं यही है, ये बेसिकली हम बात करें फंक्शनल नॉन फंक्शनल, कोई लंबी लिस्ट है तो मैं जो आपको पता होनी चाहिए सिर्फ वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सिस्टम को इस बात के इंश्योर करना कि इसने अपनी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को मीट कर लिया है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि यूज़र क्या चाहता है, वो जो उसकी फंक्शनैलिटी थी उसको हम कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है जी, स्पेसिफिकेशन के हवाले से सिस्टम को टेस्ट करना। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हमको अनफेवरेबल कंडीशंस दें, सिस्टम को एग्जांपल है, एक सिस्टम है, एग्जांपल है जी कि हमारे पास बाइक है जी हमारे पास 1 to 5। अब हम देखने की कोशिश क्या करें, इसकी होगी स्ट्रेस टेस्टिंग। तो बाइक में हम क्या करेंगे, हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि 100 जब इसकी स्पीड करेंगे तो इसका बिहेवियर क्या होगा, 110 पे क्या होगा, 120 पे क्या होगा, और जब 125 पे जाएंगे फिर क्या इसका बिहेवियर होगा। अच्छा, अगर हम इसको 130 पे ले जाएंगे फिर सिस्टम मतलब अब ये अनफेवरेबल कंडीशन आना शुरू हो गई। दूसरी एग्जांपल देख लें, हमारे पास ये बसेस चलती हैं, तो बसेस में हम कहते हैं जी 44 पीपल या 48 पीपल जो हैं वो बैठ सकते हैं। हम कहते हैं 48 पीपल फुल बैठा के देखिए फिर क्या हुआ। अच्छा, अगर हम इसको 60 कर दें फिर क्या होगा, अगर हम इसको 70 कर दें फिर क्या होगा। तो इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशंस के ऊपर सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि खाली यही हो, इनपुट्स भी हम अनफेवरेबल दे। एग्जाम्पल है, आपका मोबाइल नंबर है 0300012345, न्यूमेरिक में है, हम इसको लिखें ZERO0ONE1, इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको लिखें, तो ये भी हमारे पास स्ट्रेस टेस्टिंग में आ जाता है। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में देखने की कोशिश क्या करते हैं कि सिस्टम का स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम, मतलब आपने एक फंक्शन परफॉर्म किया कि किसी डेटा को आप एडिट कर दें। अब इस एडिट के करने के लिए सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम क्या था, सिस्टम कितनी इफेक्टिवली कितनी जल्दी से काम कर लिया, दैट इज़ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। फिर हमारे पास आती है यूजिबिलिटी टेस्टिंग। यूजिबिलिटी टेस्टिंग में हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरफेसेस। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेसेस के बाद जब हमारे पास ये आ चुकी होती है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है जिसको हम जनाब कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, इसको बड़े गौर से समझिएगा। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, डेवलप होने के बाद जनाब हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, डिप्लॉय हो चुका है, अभी ये वर्किंग में आ चुका है। ठीक हो गया, जैसे ये वर्किंग में आया तो वर्किंग में आने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट ये हुआ है कि इसके साथ जो सॉफ्टवेयर है हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आई है। बस एग्जांपल है, जो रिक्वायरमेंट ए है उसको ए को A1 में कन्वर्ट किया, ये ए का एक नया पार्ट आ गया A2। अब हम क्या करेंगे, A2 को डेवलप करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट लेंगे, डेवलप करेंगे और उसको प्रीवियस सिस्टम का हिस्सा बना देंगे। मतलब कि हमारे पास ये ऑलरेडी वर्किंग सॉफ्टवेयर काम कर रहा था, इसके साथ हमने क्या किया, एक छोटा सा एक नया मॉड्यूल और ऐड कर दिया है और इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया है, तो वो मॉड्यूल है ये वाला। और मॉड्यूल इंटीग्रेट होने के बाद जनाब इसने क्या किया कि ये सारा का सारा सिस्टम आपस में इंटीग्रेट हो चुका है कुछ इस फॉर्म में। अब हम यहाँ पे ये मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे कि ये पार्ट ऐड करने से जो सिस्टम की पहले वर्किंग कर रही थी वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। मतलब जो जो सिस्टम पहले काम कर रहा था वही काम कर रहा है, कि इसने अब ये इफेक्ट तो नहीं होगा कि ये काम करने से, मतलब इस नए मॉड्यूल को ऐड करने से सिस्टम इफेक्ट तो नहीं हो गया। इस चीज़ को हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, आई होप कि इसके ऊपर हम आखिर में मिड के बाद पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी पेस्टिसाइड इफेक्ट क्या होते हैं।
अच्छा, अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये सोचने की कोशिश करें, आखिर ये पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं? तो अगर आप में से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गाँव से इनका लिंक है, तो वो इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। अच्छा, पेस्टिसाइड्स जो हमारे पास दूसरे नंबर पे हैं, ज़रा इनके लिए मैं काम करने की कोशिश करूँगा। तो वो पेस्टिसाइड्स हमारे पास क्या, मुझे 1 मिनट दे दीजिए ज़रा, एक इधर से कॉल आ रही थी, मैं देखूँ ज़रा। अस्सलाम। ओके जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो किसान लोग हैं ना, वो बेचारे क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद फ़र्ज़ करें उसमें ना, फ़र्ज़ करें स्प्रे किया, ए स्प्रे मैं ए मेडिसिन का नाम कह रहा हूँ। अब ये ए स्प्रे किया तो फ़र्ज़ करें उसके अंदर थे 30 पेस्टिसाइड्स, 30 बग्स थे। ए स्प्रे करने से क्या हुआ, उसमें से जो है ना 15 बग्स मर गए, 15 बाकी रह गए। अब बाकी जो 15 हैं उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए इन्होंने यूज़ किया मेडिसिन बी। अब बी ने क्या किया, उनमें से जो 15 में से बाकी 5 थे उसको भी मार दिया, किल कर दिया, बाकी बचे 10। अब 10 को मारने के लिए इन्होंने सी को यूज़ किया, सी ने किया उनमें से 7 को किल कर दिया। अब फिर आखिर में बच गया जी 3। तो ठीक है, मतलब वो पेस्टिसाइड्स उनको कहते हैं जो कि हमारे इन मेडिसिन के साथ सर्वाइव किए जा रहे हैं, एस्केप किए जा रहे हैं। हमारे पास तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होगा कि हम डिफरेंट, देखिए हमने क्या कि एक फ़ॉल्ट हो गया, अब फ़ॉल्ट को डिटेक्ट करना है कि फ़ॉल्ट आ गया है, तो इसको कहते हैं फ़ॉल्ट डिटेक्शन टेक्निक्स। तो अब हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें वो टेक्निक्स ए है, बी है, सी है, डी है, एंड मेन टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन डिटेक्शन टेक्निक्स से बचते जाते हैं। ठीक है, और आखिर में कुछ ऐसे एरर्स बच जाते हैं जो हर टेक्निक्स में से गुजर जाते हैं। हमारी एप्लीकेशन के जितनी भी टेक्निक्स थी वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो उनको कहते हैं जी पेस्टिसाइड्स इफेक्ट। ठीक हो गया। अब मैं ज़रा इनको बताता हूँ, ये थे जी हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स जो फॉल्ट्स थे सिस्टम के अंदर। तो हमने इस पे फ़िल्टर अप्लाई किया। उस फ़िल्टर ने क्या किया, इसमें से ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला, तो फ़र्ज़ करें वो फ़िल्टर हमारे पास ए है, कुछ भी कह लें, वो फ़िल्टर ए कह लें इसी को। हमने यहाँ पे फ़िल्टर ए अप्लाई किया है, ये लें जी। फ़िल्टर ए अप्लाई किया तो जो ग्रीन हो गया, इसका मतलब है ये हैं वो एरर्स, वो फ़ॉल्ट्स जो कि डिटेक्ट कर लिए हैं ए टेक्नीक ने। अच्छा, अब जो बाकी के रेड रह गए हैं, तो इनको भी डिटेक्ट करने के लिए हमने फर्दर फ़िल्टर लगाया, और उस फ़िल्टर के ऊपर हमने अप्लाई की टेक्निक बी। तो ये टेक्निक अप्लाई करने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं, ये हैं जी वो एरर्स जो यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई हो गए, डिटेक्ट हो गए, लेकिन अभी भी बाकी रह गए। तो फिर हमने फ़िल्टर पे इस पे अप्लाई किया,
जब फिर इस पे फ़िल्टर अप्लाई किया तो फिर हमारे पास ये जो आपको सी नज़र आ रहा है, जो येलो नज़र आ रहे हैं, ये डिटेक्ट हो गए। लेकिन आखिर में अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो 2 वाले नज़र आ रहे हैं रेड, ये बाकी बच गए। तो ये जो 2 हमारे पास बचे हैं, दीज़ आर पेस्टिसाइड्स। तो ये वो चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, वो फॉल्ट डिटेक्शन की जितनी भी टेक्निक्स हैं, वो इनमें से गुज़र के यहाँ तक आ चुके हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या हकीकत में ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए? बिल्कुल ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं जिस बंदे का ज़िक्र करूँगा, उनका नाम है जी कैपर जोन्स। कैपर जोन्स साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, कि दुनिया जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिफरेंट टेक्निक्स पे काम कर रही थी, तो इन्होंने एक बात कही थी, नो सिल्वर बुलेट। अगर मैं इसको सिल्वर बुलेट को अगर मैं इंग्लिश में ना इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन ना करूं, तो अगर मैं आपको उर्दू में बताना चाहूं, तो इन्होंने कहा था कि दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई हमारे पास सोने का चम्मच नहीं है कि मैं सोने के चम्मच के साथ आपको कुछ चीज़ खिलाऊंगा और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, या सॉफ्टवेयर बिल्कुल इंजीनियर ओरिएंटेड बन जाए। तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इनकी वो बात एक नो सिल्वर बुलेट के साथ फेमस हो गई, और तकरीबन हर बुक वाले इसका जिक्र ज़रूर करते हैं। तो चूँकि हम इस वक्त सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़े, वरना मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता। तो इन्होंने एक बात की थी, सॉफ्टवेयर को जो फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में, उसमें रिव्यू आ जाता है, उसमें इंस्पेक्शन आ जाता है, उसमें टेस्टिंग आ जाती है, जिसमें हम फिर इस पर टेस्टिंग में काम करें। इन्होंने कहा कि आप जो मर्ज़ी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ये विल फाइंड 30% ऑफ द बग प्रेजेंट। ईच ऑफ सॉफ्टवेयर रिव्यू इंस्पेक्शन एंड टेस्ट स्टेप्स विल फाइंड 30% ऑफ बग्स प्रेजेंट, यानी कि सिर्फ 30% बग हैं जो ये प्रेजेंट जो इस वक्त हैं उनको पकड़ सकती है। अब आप देख लें कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। अभी ज़रा एक इसको न्यूमेरिकल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हमने जम्पशन किया कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, या अभी स्टार्ट में 10,000 बग्स हैं, हमने 4 टेक्निक्स अप्लाई की हैं इसके ऊपर, डिटेक्शन टेक्निक्स 4 डिटेक्शन टेक्निक्स हमने इस पर अप्लाई कर दी हैं। टोटल इसमें है जी 10,000 बग्स। उसके बाद हर जो बग है वो उन्होंने क्या किया, मतलब कि ईच डिटेक्शन, मतलब ABCD, तो ABCD इन्होंने 70% जो बग्स हैं उनको डिटेक्ट कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये काम करने के आखिर में कितने बग्स बाकी रह जाएंगे, फिर भी 4 टेक्निक लगाकर हर टेक्निक ने 70% उसमें डिटेक्ट किया, तो फिर भी आखिर में क्या बच जाएगा। तो रूल ऑफ थंब क्या है, स्टार के अंदर कितने बग्स थे जो आपने आइडेंटिफाई किए, वो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें किस चीज़ के ऊपर, जो कैपर जोन साहब ने कहा था 30/100, वो आपके पास बन गया 0.3। ये है जी आपका जो टेक्निक्स इसको ले सकेंगी। अब आपने कितनी टेक्निक अप्लाई की है जी, हमने यहाँ पे टेक्निक अप्लाई की है जनाब 4। तो 4 टेक्निक अप्लाई की हैं। तो इनको सॉल्व करें, इसका जो भी आंसर आएगा जनाब हमारे पास, वो उतने राउंड ऑफ करने इसको। तो यहाँ पे जो हमारे पास बग्स हैं वो 10,000 है, जो टेक्निक्स हमने फॉलो की हैं वो है जी 4। तो तकरीबन 81 बग्स फिर भी रह जाएंगे इन 4 टेक्निक्स के बावजूद भी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी पेस्टिसाइड्स इफेक्ट। और आखिर में जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो बी मॉडल है। अच्छा, बी मॉडल कब लगाते हैं, वो सब चीज़ें मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप, मेरा ख्याल है अब आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बता चुके हैं, जब हम किस चीज़ को लिंक अप करने की कोशिश करते हैं। आप देख लें यूनिट टेस्टिंग कहाँ पे लिंक अप होती है, मॉड्यूल टेस्टिंग कहाँ पे लिंक अप होती है, सिस्टम टेस्टिंग कहाँ पे लिंक अप होती है, एक्सेप्टेंस कहाँ पे लिंक अप होती है, और आखिर में मेंटेनेंस है। जब हम मेंटेनेंस पे आएंगे तो फिर जनाब हमारे पास आ जाएगी रेगुलेशन टेस्टिंग। आई होप कि अब ये सब चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, वो ये है जी, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि अच्छा ये तो बताया कि वी मॉडल कब यूज़ करना है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जब आपके पास एक हाई रिलायबल सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मेडिकल सॉफ्टवेयर है, मिसाइल सेक्शन के सॉफ्टवेयर है, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हैं, बैटरी कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वहाँ पे इसको वी मॉडल चाहिए। ये अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि वी मॉडल के अंदर रहते हुए कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, देखिए जब हमने रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के फेज़ में थे, रिक्वायरमेंट के एनालिसिस फेज़ में हमने क्या किया था, क्या करते हैं, यूज़ केस मॉडलिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट के फेज़ के लिए, डिज़ाइन के लिए, कोड के लिए, इन तीनों के लिए
एक टेक्निक है वेरिफिकेशन की, V&V की टेक्निक्स है, रिव्यू, सिमुलेशन वगैरह, वो बड़ा अच्छा काम करती है। कोड लेवल के ऊपर, मैं इसका कलर चेंज करूं, कोड लेवल के ऊपर जो बहुत अच्छी टेक्निक काम करती है वो डेवलपर्स की टेस्टिंग काम करती है, बहुत अच्छी। वो हम चूँकि हमारा मकसद टेस्टिंग का, तो इसलिए हम इस पे फोकस करेंगे। ये हमारा काम नहीं है, ये V&V वाले लोग उस पर फोकस करेंगे। कोड के ऊपर जब टेस्टिंग परफॉर्म करनी हो तो हमारे लिए जो डेवलपर्स हैं एक बेहतरीन ऑप्शन है। और डेवलपर खुद भी नहीं करते, मैनुअल तो नहीं होती, ये जो जिस मतलब विजुअल स्टूडियो है जो भी है ये उसके थ्रू काम करते हैं। उसके बाद जो टेस्टिंग वाला फेज़ है उनके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है वो टेस्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। वो इस चीज़ को बड़ा बेहतरीन टेस्ट कर सकते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन है कि अब अगर मैं आपसे पूछूं, वाटरफॉल आपके पास है, मुझे ज़रा सोच के बता सकते हैं कि वाटरफॉल में वेरिफिकेशन कहाँ पे होती है, टेस्टिंग कब होती है, वैलिडेशन कब होती है? ये अब आप 1 मिनट के लिए सोचें और फिर जनाब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो वे जो आपके पास है जी वाटरफॉल मॉडल, उसको माइंड में लेके आएँ और देखें कि उन फेजेस की, जैसे मैंने आपको बताया जी कि वी मॉडल पे कहाँ पे होती है। अब आप सोचें कि वाटरफॉल पे कहाँ पे होती है। तो ये अब आपके लिए चैलेंज है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, सोचें और फिर मैं जनाब कोशिश करता हूँ। ये है जी आपके पास वाटरफॉल मॉडल, ज़रा बेसिकली आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है। तो अब ज़रा सोचें, वेयर टू अप्लाई वेरिफिकेशन, वेयर इज़ टेस्टिंग एंड वेयर टू नीड टू यूज़ अ वैलिडेशन। तो जनाब ये चीज़ मैंने आपको बता दी है वी मॉडल में। अब आपने बतानी है वाटरफॉल मॉडल में कि वो सब चीज़ें कहाँ कहाँ पे बिल्कुल होती हैं। जी, एनी आइडिया? ओके, अगर आप लोगों ने सही चीज़ें अभी तक अंडरस्टैंड कर ली हैं तो सबसे पहले दीज आर द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपसे कहती है कि ये चीज़ वेरीफाई करें कि अभी तक सब चीज़ें ठीक तरीके से हो रही हैं। रिक्वायरमेंट को जब हमने एनालिसिस किया था तो उस पे क्या काम किया था कि रिक्वायरमेंट्स ठीक तरीके से ले ली गई हैं, रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन ठीक तरीके से हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। डिज़ाइन फेज़ पे हमने ये चीज़ वेरीफाई की थी कि डिज़ाइन ठीक कर लिया है और ये डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। कोड लेवल पे हमने ये चीज़ वेरीफाई की थी कि इस कोड ने डिज़ाइन को बिल्कुल एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो इन 3 जगह के ऊपर हमें वेरिफिकेशन नज़र आती है। तो टेस्टिंग आप सिंपल देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेस्टिंग है, अभी मैंने आपको बताया कि 2 किस्म के इसमें टेस्टर इन्वॉल्व हैं, एक तो डेवलपर्स, दूसरे नंबर पर टेस्टर्स। तो डेवलपर जब टेस्टिंग करते हैं वो कोड लेवल पे होती है, तो जिसको हम यूनिट टेस्टिंग कह सकते हैं या बाकी भी हैं। तो कोड और टेस्टिंग लेवल के ऊपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ जाती है। अब आप देखें, एक आखिरी चीज़ भी जिस पे आपने फोकस करना है अब है जी वैलिडेशन। वैलिडेशन में हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर वही डेवलप हुआ है जो कहा गया था, या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वाला डेवलप हुआ है। अब हुआ है कि मतलब ये हो चुका है, सिस्टम इस पर वर्किंग हो चुकी है। तो वैलिडेशन में हम यही चीज़ वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर वही डेवलप हुआ जो रिक्वायरमेंट फेज पे कहा गया था। अब ज़रा आपने एक चीज़ सोचने की कोशिश करनी है। अब आप ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसमें सबसे क्रिटिकल फेज़ कौन सी है। मैं ज़रा आपके सामने इस पे लेके आता हूँ। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, एक लेवल है ये कोड, एक लेवल है आपके पास टेस्टिंग। ये वो इम्पोर्टेंट फेजेस हैं जिस फेजेस के ऊपर वेरिफिकेशन भी हुई है, जिस फेजेस के ऊपर टेस्टिंग भी हुई है। तो कोड इतना क्रिटिकल है और जो मतलब 2 स्टेप्स इसी के ऊपर हो रहे हैं, वेरिफिकेशन भी एंड टेस्टिंग भी। अच्छा, दूसरे नंबर पे गौर कीजिएगा, टेस्टिंग का खुद का फेज़, इस फेज़ के ऊपर जनाब टेस्टिंग भी हो रही है, गौर करें, और इस फेज़ के ऊपर वैलिडेशन भी हो रही है। लिहाजा 2 टेक्निक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 फेजेस हैं, ये दीज आर
टू मच क्रिटिकल फेजेस, ठीक है जी, दीज आर टू मच क्रिटिकल फेजेस। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली जब हम इस लेवल के ऊपर है, टेस्टिंग लेवल के ऊपर, तो इस एक वक्त में हमने, वो लास्ट मैंने अनफॉर्चुनेटली गलत तो उसको लिख दिया था, वेरिफिकेशन वैलिडेशन लिखना था। तो वैलिडेशन का काम भी जनाब हमने ही करना है और उसके बाद टेस्टिंग का काम भी यहाँ पे हमने ही करना है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसको मैं रिवाइज तो नहीं करूँगा, होपफुली कि आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिवीजन करके इसको आगे मूव करूँगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब अगर आपके माइंड में किसी किस्म के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू आस्क। अगर अभी नहीं है तो बाद में माइंड में आएंगे तो अगेन यू आर वेलकम टू आस्क। होपफुली आप माशाल्लाह जी 8वें सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में आपका विजन काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो चुका था चीज़ों के हवाले से। अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे बता दीजिएगा। तो अब आपका जो 12 बज के पूरे को टाइम हो चुका है, तो कुछ टीचर आपको वेट कर रहे होंगे। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा 5 मिनट पहले ही लेक्चर को वाइंड अप कर दूँ, ताकि आपके पास अगले लेक्चर में जाने में थोड़ा सा रिलैक्स टाइम हो और आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकें चीज़ों को। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।